साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपनी पिछली कक्षा में उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में चर्चा की थी। हम अभी तक इसके संदर्भ में उपभोक्ता के व्यवहार की अवधारणाओं के संदर्भ में चर्चा की। उपभोक्ता के व्यवहार की दो अवधारणाएं हैं, गणनावाचक विश्लेषण तथा क्रमवाचक विश्लेषण। हमने अपनी पिछली कक्षा में अर्थात पिछले वीडियो में गणनावाचक विश्लेषण से संबंधित अवधारणाओं को पूरा किया था। इसके अंतर्गत हमने गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत हमने उपयोगिता का अर्थ को समझा था, उपयोगिता के प्रकार, जिसमें हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने समसीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझा था। आज हम इसका क्रमवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम तटस्थ वक्र का अध्ययन करेंगे। क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम तटस्थ वक्र का अध्ययन करते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण या क्रमवाचक विश्लेषण, जिसको हम ऑर्डिनल एनालिसिस भी कहते हैं, इसका संबंध प्रोफेसर J.R. हिक्स, R.D. एलन, सलस्की, पैरेटो से है। इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं है। हिक्स, R.D. एलन, सलस्की, पैरेटो के अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं है। इनके अनुसार उपयोगिता का क्रम निर्धारित किया जाता है, अर्थात उपयोगिता को मापा नहीं जाता, उपयोगिता का क्रम निर्धारित किया जाता है। यह हम क्रमवाचक के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं है, इसका क्रम निर्धारित किया जाता है। यह कहना है हिक्स, एलन, सलस्की और पैरेटो के अनुसार। क्रमवाचक विश्लेषण गणनावाचक विश्लेषण की तुलना में कम प्रतिबंधित मान्यताओं को मानता है, अर्थात यह विश्लेषण ऑर्डिनल एनालिसिस गणनावाचक विश्लेषण की तुलना में कम प्रतिबंधित मान्यताओं को मानता है, अर्थात यहाँ पर कम मान्यताओं के प्रयोग किया जाएगा। क्रमवाचक विश्लेषण कम मान्यताओं पर आधारित है। क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थ वक्रों का प्रयोग किया जाता है। गणनावाचक विश्लेषण में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तथा सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इन दोनों नियमों का अध्ययन किया था, जबकि क्रमवाचक विश्लेषण में हम तटस्थ वक्रों का अध्ययन करेंगे। क्रमवाचक विश्लेषण की गणना अर्थात इसका विश्लेषण तटस्थ वक्रों के आधार पर किया जाता है। तटस्थ वक्र एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थ वक्र को हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं, अर्थात तटस्थ वक्र का दूसरा नाम उदासीनता वक्र है। तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को ग्राफ से समझाया जा सकता है, अर्थात तटस्थ वक्र उपभोक्ता की प्राथमिकताओं का ग्राफीय रूप है। इससे हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को एक ग्राफ के ऊपर समझाया जा सकता है, जिसको हम तटस्थ वक्र, इंडिफरेंस कर्व या फिर उदासीनता वक्र कहते हैं। अभी हम इस वीडियो में आगे तटस्थ वक्र का ग्राफीय विवेचन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तटस्थ अनुसूची के बारे में जानते हैं। तटस्थ अनुसूची
तटस्थता वक्र को बनाने के लिए एक तटस्थता अनुसूची होनी चाहिए जो x व y वस्तु के विभिन्न संयोगों को बताती है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। अर्थात तटस्थता अनुसूची तटस्थता वक्र को बनाने के लिए तटस्थता अनुसूची आवश्यक है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। अर्थात उपभोक्ता उन दोनों वस्तुओं के संयोग पर एक निश्चित संयोग पॉइंट पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। इसकी जानकारी हम तटस्थता अनुसूची में प्राप्त करेंगे। यहाँ पर तटस्थता अनुसूची है जिसमें अलग अलग संयोग दिए गए हैं। संयोग A, B, C, D, E और F। यहाँ पर 6 संयोग दिए गए हैं जो अलग अलग उपभोग को बताते हैं। A संयोग पर X वस्तु की 1 इकाई को उपभोग किया जाता है, Y वस्तु की 25 इकाइयों का उपभोग किया जाता है और संतुष्टि का स्तर K के बराबर रहता है। B संयोग पर X वस्तु की 1 इकाई का उपभोग बढ़ाया जाता है, अर्थात X वस्तु की 2 इकाइयों को उपभोग किया जाता है। X की 1 इकाई का उपभोग बढ़ाने के बदले Y की 5 इकाइयों का त्याग किया जाता है, अर्थात B संयोग पर X की 2 इकाई और Y की 20 इकाइयों का उपभोग किया जाता है। B संयोग के ऊपर भी संतुष्टि का स्तर K के बराबर होता है। इसी तरह जैसे जैसे X वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ती जाती है, उसी के अनुसार Y वस्तु के उपभोग की मात्रा घटती जाती है, लेकिन सभी संयोग पर A, B, C, D, E, F सभी संयोग पर एक उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान होता है, जिसको यहाँ पर सारणी में हमने K से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार यह सारणी है जो एक उपभोक्ता की तटस्थता अनुसूची को बताती है। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर उसके संतुष्टि को स्तर को बताती है। अब हम इस ग्राफ के माध्यम से तटस्थता वक्र को समझेंगे। यहाँ पर एक तटस्थता वक्र बनाया गया है इंडिफरेंस कर्व, जिसके ऊपर 6 अलग अलग संयोग हैं। A संयोग, B, C, D, E और F संयोग। यहाँ पर 6 संयोग हैं जो अलग अलग संयोग को बताते हैं। A संयोग बताता है कि X वस्तु की 1 इकाई के उपभोग करते हैं तो Y वस्तु की 25 इकाइयों को उपभोग किया जाता है। जैसे हम X वस्तु की 1 इकाई का उपभोग बढ़ाते हैं, अर्थात X वस्तु की 2 इकाई के उपभोग करने पर Y वस्तु की 20 इकाई का उपभोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर हमने Y वस्तु की 5 इकाई का त्याग किया है। इसी तरह X वस्तु की 1 इकाई का उपभोग बढ़ाने पर Y वस्तु का हम 16 इकाई का उपभोग करते हैं, जब हम X वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग करते हैं। इसी तरह X वस्तु की जब 4 इकाई का उपभोग करते हैं, D बिंदु पर X की 4 इकाइयों को उपभोग करते हैं तो Y की हम 13 इकाइयों का उपभोग करते हैं। E बिंदु पर X वस्तु की 5 इकाई को उपभोग करते हैं, जबकि Y वस्तु की 11 इकाइयों को उपभोग करते हैं। इसी तरह F बिंदु पर Y वस्तु की 10 इकाई को उपभोग करते हैं तो X वस्तु की 5 इकाई को उपभोग करते हैं। यह हमारा F बिंदु हुआ और इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला कर्व इंडिफरेंस कर्व अर्थात तटस्थता वक्र कहलाता है। इस तरह से हमने तटस्थता वक्र का निर्माण किया। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र एक ही रेखा चित्र पर एक से अधिक तटस्थता वक्र को दर्शाना तटस्थता मानचित्र कहलाता है। एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्रों को दर्शाना तटस्थता मानचित्र कहलाता है।
यानी हमारा ये एक रेखा चित्र है। इस एक रेखा चित्र पर एक से अधिक तटस्थ वक्र, ये इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड, एक से अधिक तटस्थ वक्रों को दर्शाना तटस्थ मानचित्र कहलाता है। ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। नीचा तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वक्र संतुष्टि का निश्चित स्तर बताता है, अर्थात एक तटस्थ वक्र के ऊपर संतुष्टि का स्तर निश्चित होता है। उपभोक्ता हमेशा ऊंचे तटस्थ वक्र को प्राथमिकता देता है, क्योंकि एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, इसलिए वह ऊंचे तटस्थ वक्र को प्राथमिकता देता है। यहाँ पर हम एक तटस्थ मानचित्र के माध्यम से इसको देखते हैं, पढ़ेंगे। यहाँ पर तटस्थ मानचित्र दिया गया है, जिसमें एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को उपभोग किया गया है, वाई अक्ष पर वाई वस्तु का उपभोग किया गया है। तीन तटस्थ मानचित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। नीचा तटस्थ वक्र कम संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है ऊंचे तटस्थ वक्र की तुलना में। इसलिए एक विवेकशील उपभोक्ता हमेशा ऊंचे तटस्थ वक्र पर उपभोग करना पसंद करता है। अब हम तटस्थ वक्र के गणितीय रूप का अध्ययन करेंगे। तटस्थ वक्र का गणितीय रूप में हम दो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम x और y दो वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। दो वस्तुएं हैं x और y। ये इन दोनों वस्तुओं की उपयोगिता, अर्थात तटस्थ वक्र की उपयोगिता, जिसको हम u से प्रदर्शित करते हैं, यूटिलिटी, जो फलन होती है, अर्थात उपयोगिता फलन होती है x और y वस्तु का। यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ x एंड y वस्तु। इन दोनों वस्तुओं का फलन होती है उपयोगिता। यूटिलिटी संतुष्टि के स्तर को बताता है। यह जो उपयोगिता है, यह संतुष्टि के स्तर को बताता है, जो एक विशेष तटस्थ वक्र के लिए स्थिर है। अर्थात एक तटस्थ वक्र, यह एक तटस्थ वक्र है, यह संतुष्टि के स्तर को बताता है, लेकिन इसके सभी पॉइंट्स के ऊपर संतुष्टि का स्तर एक समान रहेगा। अगर हम उपयोगिता के अलग अलग माप देना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग तटस्थ वक्र प्राप्त होते हैं। मान लीजिए ये एक तटस्थ वक्र है, इस पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह होती है 100 के बराबर। अगर हम इससे अधिक उपयोगिता को दर्शाना चाहते हैं या इससे कम उपयोगिता को दर्शाना चाहते हैं, तो हमें अलग से तटस्थ वक्र का निर्माण करना होगा। इससे अधिक उपयोगिता दर्शाने के लिए इससे ऊपर का तटस्थ वक्र का प्रयोग करेंगे, और कम उपयोगिता को दर्शाने के लिए इससे नीचे के तटस्थ वक्र को प्रयोग करेंगे। अब हम तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। इसकी पहली मान्यता है विवेकशीलता, अर्थात उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है, अर्थात उपभोक्ता के आय के स्तर व विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के ज्ञात होने पर, अर्थात उपभोक्ता को अपने आय का स्तर और विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की जानकारी होने पर वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। और यह भी माना जाता है कि उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए उसे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उन सभी की उसे पूर्ण जानकारी होती है। इसलिए हम एक उपभोक्ता को विवेकशील मानते हैं। यह तटस्थ वक्र की पहली मान्यता है। तटस्थ वक्र की दूसरी मान्यता है उपयोगिता क्रमवाचक है। उपयोगिता
क्रमवाचक है क्योंकि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के वस्तु समूह को अपनी पसंद के अनुसार रैंकिंग कर सकता है। इसलिए हम उपयोगिता को क्रमवाचक मानते हैं तटस्थ वक्र के आधार पर। उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की गई मात्रा के आधार पर निर्भर करती है, अर्थात कुल उपयोगिता फलन होती है उपभोग की गई मात्रा पर, जैसे Q1, Q2, Q3 अर्थात सभी वस्तुओं के उपभोग की मात्रा का फलन होती है उपयोगिता। अगली मान्यता है तटस्थ वक्र विश्लेषण की में प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई होती है। तटस्थ वक्र विश्लेषण में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ऑन y हमेशा घटती हुई होती है। इसलिए तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर कॉन्वेक्स होता है। तटस्थ वक्र की आकृति मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होती है, जिसका कारण है प्रतिस्थापन की घटती हुई दर का होना। इसके कारण एक तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। अगली जो मान्यता है पसंद संगति युक्त, अर्थात यदि हम कहते हैं कि ए की उपयोगिता बी की तुलना में अधिक है और बी की उपयोगिता सी की तुलना में अधिक है, तो हम संगति युक्त ये कह सकते हैं कि ए की उपयोगिता सी की तुलना में अधिक होगी। पसंदी संगति युक्त, ए को बी की तुलना में पसंद, बी को सी की तुलना में पसंद, तो ए को सी की तुलना में पसंद करेंगे। अगली जो हमारी मान्यता है ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी की जाती है जिससे संतुष्टि का स्तर वहीं बना रहे, अर्थात एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग को बढ़ाने के लिए हम दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करते हैं जिससे कि उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन ना हो। प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थ वक्र के ढाल को दर्शाती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर बताती है कि MRS XY इज इक्वल टू चेंज इन X कमोडिटी और चेंज इन Y कमोडिटी, अर्थात X वस्तु में परिवर्तन और Y वस्तु के परिवर्तन के अनुपात को प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा दर्शाया जाता है। यह घटती हुई होती है, इसलिए तटस्थ वक्र का ढाल उन्नतोदर होता है। तटस्थ वक्र के में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, इसलिए इसका ढाल ऋणात्मक होता है, उन्नतोदर होता है। जबकि हमने सीमांत उत्पादकता नियम है उत्पादन संभावना वक्र को पढ़ा था, जहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई होती है, जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। यह वक्र होता है उत्पादन संभावना वक्र, PPC कर्व। PPC कर्व में प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई होती है, जिसके कारण PPC कर्व मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। जबकि तटस्थ वक्र में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होने के कारण यह मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। PPC कर्व मूल बिंदु के नतोदर होता है, जबकि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है।
प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम एक टेबल के में दर्शाया गया है। x वस्तु की 1 इकाई पर y वस्तु की 10 इकाइयों को उपभोग किया जाता है। यहाँ पर प्रतिस्थापन की दर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने x वस्तु के उपभोग में 1 इकाई को बढ़ाते हैं, अर्थात x की 2 इकाई का प्रयोग करेंगे तो y की हम 5 इकाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम y की इकाइयों में 5 इकाई का परिवर्तन करते हैं, अतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होगी 5y/1x के बराबर होगी। यह प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी। इसके बाद हम जब x की 3 इकाई को उपभोग करते हैं तो y की भी 3 इकाई को उपभोग करते हैं। x की 1 इकाई का उपभोग बढ़ाने के लिए y की 2 इकाइयों का त्याग करते हैं। x की 1 इकाई को उपभोग करने के लिए हम यहाँ पर y की 1 इकाई का त्याग करते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई आ रही है। पहले हम 1 इकाई x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए हमने 5 y की इकाइयों का त्याग किया। उसके बाद 1 इकाई में x की 1 इकाई में वृद्धि करने के लिए y की 2 इकाइयों का त्याग किया। फिर चौथी में 1 इकाई का x की 1 इकाई में वृद्धि करने के लिए y की 1 इकाई का त्याग किया। इस प्रकार हमने पहले 5 इकाइयों का त्याग किया, उसके बाद 2 और फिर 1। यह प्रतिस्थापन की घटती हुई दर को बताता है, जिसके कारण एक तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अपने मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। इस चित्र में इंडिफरेंस कर्व को बताया गया है, जिसके माध्यम से प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है। यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर जब हम पहली इकाई को उपभोग करते हैं x की, तो y की 10 इकाई को उपभोग करते हैं। जब x की दूसरी इकाई का हम उपभोग करते हैं तो उस स्थिति में y की हम इकाइयों को उपभोग करते हैं 5 के बराबर। लेकिन जैसे हम x की 1 इकाई का उपभोग और बढ़ाते हैं, अर्थात 3 इकाइयों को उपभोग करते हैं, तो यहाँ पर y की हम 3 इकाई का उपभोग करेंगे और x की 1 इकाई और बढ़ाने पर हम y की 2 इकाई के बराबर उपभोग करेंगे। x की 5 इकाइयों के उपभोग पर y की हम 1 इकाई को उपभोग करेंगे। यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है। यह दर प्रतिस्थापन की घटती हुई दर को बताता है, जिसके कारण एक तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। अब हम तटस्थ वक्र की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैसे तो तटस्थ वक्र की अनेक विशेषताएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः तटस्थ वक्र की जो मुख्य 4 विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। यह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, ऋणात्मक होता है। इसको हमने अभी ऊपर पढ़ा था। अगर समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए हमने पहले देखा था कि x वस्तु का अगर हम उपभोग बढ़ाते हैं, उस संतुष्टि के समान स्तर पर बने रहने के लिए हम दूसरी वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ता है। हमने अभी x वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने के लिए उसी संतुष्टि के स्तर पर बने रहने के लिए y वस्तु के उपभोग में कमी की थी। यह तटस्थ वक्र की ऋणात्मक ढाल को बताता है। तटस्थ वक्र क्षैतिज, लंबवत व धनात्मक ढाल के नहीं होते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का समान न रहकर अलग अलग होती है। अर्थात तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। अगर तटस्थ वक्र की आकृति क्षैतिज होती है, लंबवत होती है या धनात्मक होती है, तो उसकी प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान नहीं होता। इसलिए तटस्थ वक्र कभी भी क्षैतिज, लंबवत या धनात्मक
नहीं हो सकता। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि तटस्थ वक्र क्षैतिज हो सकता है या नहीं। यहाँ पर तटस्थ वक्र एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज दिखाया गया है। यहाँ पर y की मात्रा निश्चित है, एक निश्चित y 1 के बराबर उपभोग किया जाता है, लेकिन जब x 1 के बराबर उपभोग करेंगे तो यहाँ पर संतुष्टि का स्तर a बिंदु पर कम होगा। जब x की उपभोग की मात्रा बढ़ाएंगे तो संतुष्टि का स्तर b पर a की तुलना में अधिक होगा। इसी तरह c बिंदु पर जब हम उपभोग की मात्रा x3 करते हैं तो संतुष्टि का स्तर b की तुलना में c पर अधिक होगा। अतः यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर a, b, c तीनों बिंदु पर संतुष्टि का स्तर अलग अलग होगा। इसलिए कभी भी तटस्थ वक्र x अक्ष के समांतर अर्थात क्षैतिज नहीं हो सकता। अब हम तटस्थ वक्र लंबवत होने की चर्चा करेंगे, अर्थात y अक्ष के समांतर हो सकता है या नहीं। यहाँ पर x वस्तु की मात्रा समान दी गई है x1 के बराबर, लेकिन y वस्तु की अलग अलग मात्रा दी गई है। y1 पर उपभोक्ता को a के बराबर a बिंदु संयोग प्राप्त होता है, y2 पर b संयोग प्राप्त होता है और y3 पर c संयोग प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम एक वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसके संतुष्टि के स्तर में भी वृद्धि होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तटस्थ वक्र कभी भी y अक्ष के समांतर नहीं होता, अर्थात लंबवत नहीं होता। यहाँ पर चित्र में तटस्थ वक्र धनात्मक दर्शाया गया है, अर्थात x वस्तु की एक मात्रा और y वस्तु की एक मात्रा पर एक उपभोक्ता a बिंदु पर संयोग पर संतुष्ट होता है, लेकिन x वस्तु के उपभोग को बढ़ाने पर और y वस्तु के उपभोग को बढ़ाने पर एक उपभोक्ता b पॉइंट के ऊपर संयोग प्राप्त करता है, b संयोग प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर तटस्थ वक्र का ढाल धनात्मक होता है, अर्थात बाएं से दाएं बढ़ता हुआ होता है। ऐसी स्थिति में a की तुलना में b संयोग पर एक उपभोक्ता को a की तुलना में b संयोग पर अधिक संतुष्टि का स्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी तटस्थ वक्र धनात्मक नहीं हो सकता। तटस्थ वक्र की सेकंड विशेषता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, अर्थात कॉन्वेक्स होता है। इसका कारण है प्रतिस्थापन की घटती हुई दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, जिसके कारण तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की इकाई घटती हुई दर से त्याग करना पड़ता है। यह प्रतिस्थापन की घटती हुई दर को बताता है, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। तटस्थ वक्र की तीसरी विशेषता होती है दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान बना रहता है। किंतु यदि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटाव बिंदु पर संतुष्टि अलग अलग स्तर का होगा। इसलिए दो तटस्थ वक्र कभी भी आपस में नहीं काटते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर इस चित्र में दो तटस्थ वक्र आपस में काट रहे हैं। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र फर्स्ट है और ये तटस्थ वक्र सेकंड। यहाँ पर दोनों तटस्थ वक्र P बिंदु पर काट रहे हैं। ऊपर का तटस्थ वक्र Q संयोग को बता रहा है, नीचे का तटस्थ वक्र R संयोग को बता रहा है। अर्थात तटस्थ वक्र फर्स्ट में P और R दो बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान है, जबकि तटस्थ वक्र सेकंड में P और Q का संतुष्टि का स्तर बराबर है।
लेकिन यहाँ पर क्यों आर से ज़्यादा है, क्यों आर की तुलना में अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पी दोनों में बराबर नहीं हो सकता। इसलिए दो तटस्थ वक्र कभी भी आपस में नहीं काटते हैं। तटस्थ वक्र की चौथी विशेषता है ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है। अर्थात ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक तटस्थ मानचित्र में यहाँ पर अनेक तटस्थ वक्र दिए गए हैं। जो तटस्थ वक्र सबसे ऊपर होगा, ऊंचा होगा, वह अधिक संतुष्टि को बताता है नीचे वाले तटस्थ वक्रों की तुलना में। इसलिए ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को बताता है। अब हम कीमत रेखा या बजट रेखा, बजट लाइन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर खरीद सकता है। अर्थात दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं, उपभोक्ता की आय सीमित होती है। ऐसी स्थिति में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा कीमत रेखा या बजट रेखा कहलाती है। अर्थात कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों की दी हुई होने पर खरीद सकता है। बजट रेखा की मान्यता या शर्त 3 होती हैं। इसमें उपभोक्ता की आय सीमित होती है, उपभोग की दो वस्तुएं होती हैं और वस्तुओं की कीमत दी हुई होती है। इसको हम बजट रेखा की मान्यता या शर्त के रूप में मान सकते हैं। माना उपभोक्ता की आय m है, x वस्तु की कीमत px और y वस्तु की कीमत py है, तो बजट का जो समीकरण होगा m = px × x वस्तु की मात्रा प्लस y वस्तु की कीमत गुणा y वस्तु की मात्रा। इन दोनों का योग हम हमेशा उपभोक्ता की आय के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति एक बजट रेखा को बताती है। बजट रेखा का ढाल px/py के बराबर होता है। अर्थात m = px/py। यहाँ पर हम बजट रेखा की आकृति बनाते हैं। ये हमारी बजट रेखा हुई जिस पर यहाँ पर m/py और ये बिंदु जो दर्शाता है m/px को दर्शाता है। यहाँ पर x वस्तु का उपभोग किया जाएगा, इस पर y वस्तु का उपभोग किया जाएगा। बजट रेखा के अंदर स्थित प्रत्येक, इस बजट रेखा के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता अपने सभी संयोगों को उपभोग कर सकता है, अर्थात क्रय कर सकता है। इसके मान लीजिए यहाँ पर एक संयोग है, इस संयोग को अगर एक उपभोक्ता क्रय करता है तो वह अपनी आमदनी में से, अपनी आय में से बचत कर सकता है। अगर ये संयोग को एक उपभोक्ता प्राप्त करना चाहे तो यह उसके लिए बजट रेखा के अनुसार अप्राप्य संयोग होगा। इस तरह से हम बजट रेखा का ढाल और बजट रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बजट रेखा और तटस्थ वक्र के आधार पर उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करेंगे। उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता वहाँ पर संतुलन में होगा जहाँ पर वह अपनी आय व वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर, आय और वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। उस बिंदु पर एक उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त कर पाएगा। उपभोक्ता के संतुलन के संदर्भ में तटस्थ वक्र की 3 शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है
बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त है बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो, अर्थात जहाँ पर बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करेगी वहाँ पर तटस्थ वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर कीमत का अनुपात होगा, वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त होगा। MRS XY इज इक्वल टू PX/PY। यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऋणात्मक होती है। यह संतुलन की पहली शर्त है और यह शर्त आवश्यक शर्त है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर XY इज इक्वल टू PX/PY यह आवश्यक शर्त है प्रतिस्थापन की। तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की आवश्यक शर्त को बताती है। इसके अलावा एक तटस्थ वक्र की पर्याप्त शर्त होती है जो यह बताती है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो, अर्थात जहाँ पर तटस्थ वक्र एक बजट लाइन को स्पर्श करता है, यह हमारी बजट लाइन है, और जिस बिंदु पर एक तटस्थ वक्र बजट लाइन को स्पर्श करेगा वहाँ पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर XY MRS XY घटती हुई होनी चाहिए। उस कंडीशन में एक उपभोक्ता तटस्थ वक्र विश्लेषण के अनुसार संतुलन में होगा। इस तरह से तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की 3 शर्तें हैं। इन शर्तों को हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर x अक्ष के ऊपर x वस्तु को लिया गया है, y अक्ष के ऊपर y वस्तु को लिया गया है। यहाँ पर बजट रेखा है जो A और B के द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस चित्र में 3 तटस्थ वक्र बनाए गए हैं। तटस्थ वक्र फर्स्ट, तटस्थ वक्र सेकंड और तटस्थ वक्र थर्ड। लेकिन यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करते हैं या काटते हैं। यहाँ पर संतुलन की जो पहली शर्त है वह शर्त बताती है कि बजट रेखा तथा एक तटस्थ वक्र दोनों आपस में स्पर्श करने चाहिए। तो तटस्थ वक्र फर्स्ट और तटस्थ वक्र सेकंड दोनों बजट रेखा को स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी शर्त है प्रतिस्थापन की सीमांत दर इज इक्वल टू PX/PY। तीसरी शर्त है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो। तो यहाँ पर X बजट रेखा को 2 तटस्थ वक्र स्पर्श करते हैं, काटते हैं, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट और इंडिफरेंस कर्व सेकंड। लेकिन एक उपभोक्ता बजट रेखा को उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां पर दोनों आपस में स्पर्श करते हों। यहाँ पर तटस्थ वक्र फर्स्ट 2 जगह स्पर्श कर रहा है, एक तो इस पॉइंट के ऊपर, दूसरा इस पॉइंट के ऊपर, और तटस्थ वक्र सेकंड P पॉइंट के ऊपर स्पर्श करता है। लेकिन एक उपभोक्ता हमेशा ऊंचे वाले तटस्थ वक्र पर उपभोग करना पसंद करेगा, इसलिए एक उपभोक्ता विवेकशील उपभोक्ता नीचे वाले तटस्थ वक्र पर उपभोग ना कर ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर उपभोग करना पसंद करेगा। इसलिए यहाँ पर तटस्थ वक्र पर इस सेकंड तटस्थ वक्र पर एक उपभोक्ता P बिंदु पर संतुलन में होगा, जहाँ पर सेकंड तटस्थ वक्र बजट रेखा को P बिंदु के ऊपर स्पर्श करता है। इस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी घटती हुई होती है। तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श भी करता है और तटस्थ वक्र का ढाल मूल बिंदु के उन्नतोदर भी होता है। इसलिए P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा।
इस तरह से हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में क्रमवाचक विश्लेषण और गणनावाचक विश्लेषण दोनों की चर्चा की। इस तरह से हमारा उपभोक्ता का व्यवहार गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण दोनों अवधारणाएं पूरी होती हैं। साथियों, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने नोट्स को लिखिए और उनको बार बार पढ़िए। जहाँ पर भी कोई समस्या आए वहाँ पर आप वीडियो दोबारा देखें, तीसरी बार देखें। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।